खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। उर्दू का एक मुहावरा है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये बताने की जरूरत मुझे इसलिए पेश आई कि जब भी कसीरुल जहती कोई मामला होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई मामला होता है, सियासत का या तारीख का कोई मामला होता है, तो मेरे जहन में सबसे पहले फैसल वड़ाइद साहब आते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान में वाहिद उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपना नाम अपनी क्रेडिबिलिटी पर और अपनी अनबायसनेस पे बनाया है। कोई शोशा नहीं है, कोई सनसनीखेजी नहीं है, और हमेशा तारीख के तनाजुर में हकाइक पर बात करते हैं। तो फैसल भाई का बेहद शुक्रिया कि आज उन्होंने हमें वक्त दिया। और आज हम बात करने की कोशिश करेंगे रशिया और यूक्रेन पे। आप फैसल भाई के ब्लॉग्स में देखते रहते हैं कि वॉर में क्या हो रहा है, रोजमर्रा मामलात में किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एयरफोर्स क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही, तमाम चीजें। आज हम चाहेंगे कि इसे बुनियाद से समझ सकें, ताकि अगली बार खुदा न खास्ता कभी भी ऐसा हो तो हमें बुनियादें पता हों। फैसल भाई खैरियत से हैं आप? जी सर। ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। फैसल भाई, ये क्या जी हो रहा सर। है दुनिया में? रशिया यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, ये दो वजूहात हैं इसकी। एक तो ये है कि दुनिया में कभी भी जो पहले कॉन्सेप्ट था ना कि एक अमन का दौर होता है, एक जंग का दौर होता है, आमतौर पर लोग ये समझते हैं। जबकि एक्चुअली ये होता है कि ये दोनों चीजें कांस्टेंट साथ चल रही होती हैं। दुनिया में कोई भी दौर ना तो मुकम्मल अमन का होता है और ना जंग का होता है। लेकिन एक चीज जरूर होती है कि किसी वक्त बड़ी ताकतें सबसे ज्यादा उनका उनकी प्रायोरिटी किसी जंग पर होती है। और जब उस जंग से थक जाती हैं, बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है, तो फिर आम तौर पर जो दुनिया की तारीख है वो 50 और 100 साल के बीच में, यानी जब दो दो नस्लें खत्म होने के करीब होती हैं या हो चुकी होती हैं, उसके बाद फिर एक ऐसी नस्ल जिसने जंग की तबाहकारियां नहीं देखी होती, वो फिर जंग की तरफ जाना शुरू करती है। और बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस जो उनके बड़ों ने किए होते हैं और जंग को टाला होता है, वो कहते हैं कि ये क्या कॉम्प्रोमाइज, इसकी क्या जरूरत है, ये फजूल सी बात, ये तो हमें नुकसान दे रही है। और वो उस विजडम को भूल चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया फिर जंग की तरफ जाने लगती है। एक तो वजह ये है जो ह्यूमन साइकिल है, और इसकी लॉजिकल जो रीजंस है वो मैंने आपको बता दी कि जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, नई से नई नस्ल उसको समझ नहीं रही होती। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम इस बात को देखें कि ये यूक्रेन वाला इशू क्यों हो रहा है, तो देखें दुनिया में अब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो तीन ममालिक के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अमेरिका का वर्ल्ड वाइड एक वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके मुकाबले में चाइना का एक अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसको वो कायम करना चाहता है अपने जोग्राफिया में कि यार ये मेरा मेरा जोग्राफिया, इस पे तो मेरी चलनी चाहिए। इसी तरह एक रशिया का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो उसका उसमें ईस्टर्न यूरोप आता है, फिर उसके इस तरफ उधर पैसिफिक ओशन का पूरा एरिया है, फिर उसके नीचे जो स्टान स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान वगैरह, ये सारी वो नीचे इवन बिल्कुल टर्की के थोड़ा ऊपर तक। तो वो सारा उसका उसका रीजन है। वो अपने रीजन में अपनी चुदराहट चाहते हैं, अपनी मोनोपोली चाहते हैं। लेकिन अमेरिका उनको ये करने नहीं देता। जब अमेरिका ये नहीं करने देता तो अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां पर चाइना और रशिया दोनों के लिए, खास तौर पे चाइना के लिए, ये नामुमकिन है कि वो मजीद तरक्की अगर करनी है तो वो इन बाउंड्रीज को पुश करें। तो अब ये एक ऐसे पॉइंट पर है जिसे हम कहते हैं कि इनएविटेबल है ये क्लैश। अब अगर किसी को लग रहा है कि ये क्लैश यहाँ पर रुकेगा, ये नहीं, यहाँ नहीं रुकेगा, अभी ये बहुत आगे जाएगा। और होप अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, नॉट वर्ल्ड वॉर, लेकिन वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इमर्जिंग रीजनल ऑर्डर्स के साथ टकरा रहा है। फैसल भाई, अगर हम इस पे स्पेसिफिक बात कर सकें कि रशिया ने, जो कि आपने हमें उसूली सब तौर पर समझाया, कभी कम से कम अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमला होने वाला है, हमला होने वाला है, सबको पता हो और फिर हमला हो जाए। तो अगर आप रशिया के हवाले से हमें समझा सकें कि क्या हुआ, क्यों हमला किया, इसके ऑन ग्राउंड रीजंस क्या थे? अच्छा, इसके देखें ऑन ग्राउंड रीजंस तो बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि जो रशिया है ना, रशिया की बाउंड्रीज जो इस वक्त उसके एस्टोनिया के मगरब में, उसके लिथुआनिया के मगरब में, नीचे पोलैंड, और उसके नीचे आप आते जाएं तो नीचे बल्गारिया से भी नीचे जो है वहां तक, जो टर्की तक, जॉर्जिया तक आपको नजर आता है नीचे कि इसके लिए बॉर्डर है। लेकिन बेसिकली उसका एथनिक बॉर्डर यहाँ खत्म नहीं होता। यूरोप में पोलैंड के एंड तक, जर्मनी के बॉर्डर तक जो है, जितने भी आपको ममालिक नजर आएंगे, इन सब में एथनिक रशियंस फैले हुए हैं।
जो कि हिस्टोरिकली रशियंस हैं, उनकी एथनिसिटी, जैसे जो मुल्क सदियों और हजारों साल पुरानी कौमें हैं उसमें कौमियत बड़ी स्ट्रांग है। पाकिस्तान में रहते हुए आप यूं महसूस कर सकते हैं जैसे सिंधी अपनी कौमियत पर फख्र करते हैं, ठीक है, पश्तून करते हैं, पंजाबी, चूंकि पाकिस्तान की तकसीम के वक्त डिवाइड हो गए तो यहाँ में वो इतनी चीज फील नहीं होती जितना सिंध में और उधर KPK में जाके फील होती है कि वो अपनी कौमियत पर कितना फख्र करते हैं। इसी तरह का फख्र रशियंस को भी है। तो रशियन एथनिसिटी जहां तक फैली हुई है, प्यूटन ये समझते हैं कि ये मेरा रीजन है, ये मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये मेरे अंडर आना चाहिए। और अब उन्होंने मिलिटरली इसको अपने अंडर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो नेटो स्टेट्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी और आखिरकार मेरे बॉर्डर के ऊपर आके मिसाइल और सारी चीजें फिट हो जाएंगी। तो मेरा बॉर्डर जो उसके ख्याल में पोलैंड के पीछे तक है, वहां तक यूक्रेन के पीछे तक है, यूक्रेन के मगरिब तक है, तो वो उसका ख्याल है कि ये मुझसे छिन जाएगा, क्योंकि अगर मैंने अपने अपने बफर जोन की हिफाजत ना की तो ये मेरा पास जो अपना मॉस्को वाला पूरा रीजन है ये भी मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि प्यूटन चूंकि 22 साल से इक़्तिदार में है, 99 में उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए वो गए थे और उसके बाद फिर वो मुंतखब हो गए। आपको पता है कि चिचिनिया में इन्होंने वो पूरा ड्रामा हुआ था जिसमें इन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि बॉम्बिंग हो रही है उधर पूरे मॉस्को में, रशिया में, तो वो चिचन्स कर रहे हैं। तो 22 साल के इक़्तिदार के बीच में अब इनके पास एक ऐसा पॉइंट हर हुक्मरान की तरह एक ऐसा आता है जब उसके पास कोई और रीजन रह नहीं जाती इक़्तिदार में रहने के, सिवाय हुब्बुल वतनी के, सिवाय अपनी एक्सट्रीम नेशनलिज्म के। तो अब वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म आपको आपको पता है कि वो फिर जंग को जनरेट करती है, जंग को जन्म देती है, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर लेकर जाते हैं अपनी कौम को तो फिर उसका आपने दिफा भी करना होता है। उस दिफा को करने के लिए फिर अब आप अपनी कौम को दिखाते हैं कि देखिए मैं वो वाहिद लीडर हूं जो हमारी नेशनलिज्म का दिफा कर सकता है। इसको फैशिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म अच्छी चीज है, लेकिन जब ये जैसे जैसे एक्सट्रीम पर जाती है फैशिज्म बन जाती है। तो प्यूटन के पास अब 22 साल के बाद कोई रीजन नहीं है मजीद पावर में रहने का। ये मुमकिन ही नहीं कि 22 साल कोई शख्स इक़्तिदार में रहे और लोग उससे स्टिल उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले दिन। तो प्यूटन की के पास चेंज, तो वो आपको पता है इक़्तिदार छोड़ना ही नहीं चाहता। ओलिगार्क्स के उसके पास इतने बड़े बड़े अकाउंट्स हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकाउंट्स हैं। अभी मालदीव अगर कोई जा सकता है तो जाके देखे, उसके चारों तरफ कैसे दुनिया की महंगी तरीन यॉट्स इस तरह खड़ी हुई हैं कि इतनी कश्तियां भी शायद आपको कराची में या किसी मसरूफ जगह पर मछेरों की नजर ना आए जितनी वहां पर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यॉक्स खड़ी हैं। ये सब रशियन ओलिगार्क्स हैं, क्योंकि दुनिया में उनको कब उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है कि तुमने ये दौलत हथियाई है। तो इन्होंने उसको भी बचाना है। तो जब इक़्तिदार बचाने का वक्त आता है तो जो हुक्मरानों के पास जब कहने के लिए करने के लिए कुछ ऐसा नहीं होता, ना इतनी ग्रेस होती है कि वो छोड़ दें, या फिर छोड़ने के बाद उनको नतायज का खौफ होता है कि ये मेरे ऊपर आएंगे, तो वो फिर एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर जाते हैं, कुछ मुल्कों में मजहब पर जाते हैं। तो वो प्यूटन की जाती लड़ाई भी है, क्योंकि अगर जाती ना हो, अगर उसकी जाती लड़ाई ये ना हो तो शायद वो इस एक्सट्रीम पर ना जाए, क्योंकि वो जंग हार रहा है। फैसल भाई, आपने इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि रशिया या प्यूटन साहब उस तरह बाउंड्रीज को एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये जो तमाम कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का, ये फिर कहीं दफन नहीं हो जाता उनके इस आइडिया से? कैसे? मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं अर्ज करता हूँ, जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ रशिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को रशिया नहीं समझते, जहां जहां रशियन निजात है वो ये समझते हैं कि वो तमाम ही हमारी बाउंड्रीज हैं। तो फिर जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि एक ज्योग्राफी में रहने वाले उधर के लोग हैं, तो फिर ये उससे डायरेक्टली ये मतलब लड़ नहीं रहे उस पूरे कॉन्सेप्ट से जिस पर दुनिया फिर खड़ी है? ये जो आपने बात की ना, नेशन स्टेट और बाउंड्रीज का तकद्दुस, यही तो वर्ल्ड ऑर्डर है इस वक्त जो अमेरिका का है। जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिसको हम नॉर्म समझते हैं, जिन असूलों पर हम बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के असूलों के समेत वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं, बेसिकली यही तो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है जो अमेरिका की चुदराहट के नीचे, अमेरिका के सुपर पावर के नीचे कायम है। इसी को तो चैलेंज कर रहे हैं वो, कि वो एथनिसिटी अपनी, आप प्यूटन के इनसाइड द माइंड देखें जो उन्होंने तकरीर भी की इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर हमले से पहले, वो पूरी तकरीर उस माइंडसेट को जाहिर करती है कि वो इन बाउंड्रीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ज़ारे रूस के जमाने से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले से, निकोलस सेकंड जो उनका लास्ट बादशाह था, लास्ट जार था, उसके दौर से अब उसके बाद USSR के जमाने तक, वो कहते हैं हम तो इतने फैले हुए थे, ये तो हमारी एथनिसिटी तो बहुत आगे तक है।
आप देखें रशियंस जो हैं वो वाकई इस तरह तो पूरे यूरोप में हैं, नीचे सैटर्न स्टेट तक आपको रशियंस मिलेंगे, टर्की के बॉर्डर तक आपको रशियंस मिलेंगे, एथनिसिटी वो अपनी, इवन किचन्स में आपको 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 आप, आप, आपको वहां बेशुमार अनगिनत रशियंस मिलेंगे। वो इसी एथनिसिटी को अपनी अपना मुल्क समझते हैं कि जहां जहां भी हम हैं वहां वहां तक हमारी सरहद है। और यूक्रेन और इस तरह के मुल्कों को तो अपना हिस्सा समझते हैं, उनको एक दिन के लिए भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। अगर अमेरिका इस वर्ल्ड ऑर्डर को के पास अमेरिका के पास इतनी पावर ना हो कि वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को सस्टेन कर सके, इसको लागू रख सके, तो अब यकीन कीजिए ये चाइना और रशिया इर्द गिर्द के जिन जिन मुल्कों को हड़प कर सकते हैं इनको कोई रोक नहीं सकता। और क्योंकि आपने ये तो ये बात, नेशन जी स्टेट की जी जो जी, आपने बात की, नेशन स्टेट की जो आपने बात की ना, ये वही इसी वर्ल्ड ऑर्डर को तो चैलेंज कर रहे हैं वो, कि यार ये तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हमारे रीजन में इन्फ्लुएंस हमारा होना चाहिए, कि हम इसको कहां तक लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि 1823 में जेम्स मनरो ने जी। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने मनरो डॉक्ट्राइन दी थी कि हमारा जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, यहाँ अब हमारे अलावा कोई नहीं आएगा, कोई यूरोपीय ताकत आएगी तो हम उससे जंग करेंगे। तो ये दोनों मुल्क यही करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। असल में क्योंकि आपने एथनिसिटी की बात की और पुराने आबा और अजदाद की बात की, तो मैं कहीं पढ़ रहा था, इस पर अगर आप मुख्तसरन कमेंट करना चाहें, कि रशिया की रूट्स भी रशिया से और मॉस्को से उतनी जुड़ी हुई नहीं है जितनी यूक्रेन से जुड़ी हुई है। हाँ, अब देखे ना, ये रशियंस बेसिकली हैं कौन, ये प्यूटन जिस इलाके का है जहां से ये आया है, सेंट सेंट पीटर्सबर्ग का, जी। बेसिकली तो यहाँ से ये रशियंस ने आके पूरा ये जो जंगल और ये बर्फजार को आके फतह करना शुरू किया। और यहाँ पीटर द ग्रेट, और उसके बाद ये सारा वो वहां से ये सारा ओरिजिनेट हुआ। लेकिन जिस जिस रीजन की आप बात बात कर रहे हैं वो सिर्फ यूक्रेन का ईस्टर्न रीजन है, जी। डॉनबास वगैरह का जो है इलाका, जिसमें अब इन्होंने आके अपनी जंग शुरू की है, ये वो वाला वाला इलाका है। पूरा पूरा यूक्रेन इस तरह नहीं है। वैसे अगर आप इस तरह से बात बात करें तो आपको पता है कि दुनिया में कोई शख्स भी किसी का ओरिजिन नहीं है, हर कोई कहीं से आया है और आखिर में हम सब जाके अफ्रीका में जमा होते हैं। तो ये जब बात आती है कि कौन कहाँ से है, ये तो बेसिकली हिस्टोरिकली हमारा था। आपको पता है पाकिस्तान में भी ये बहस बहुत चलती है। काबुल वाले कहते हैं जी पेशावर तक हमारे हमारी हमारी सरहद थी, बल्कि लाहौर भी हमारे अंडर था। तो भाई औरंगजेब के आखिरी दौर में काबुल तक फिर इनकी हुकूमत थी, दिल्ली की हुकूमत थी। तो ये ऐसे ही बस आप हिस्ट्री का एक पीस उठाते हैं और कहते हैं कि यार देखें इस दौर में हमारे यहाँ तक हुकूमत थी लिहाजा ये हमारा है। दूसरा हिस्ट्री का एक और पीस उठा लेता है कि ये देखें इस दौर में हमारी यहाँ तक हुकूमत थी। तो ये इस तरह से चलता रहता है। मतलब कि अगर आप इस पे आखिरी कमेंट करें फिर हम आगे वॉर की तरफ चलते हैं। मैं डॉक्टर आयशा जलाल का इंटरव्यू कर रहा था और उसमें हमने स्पेसिफिकली बात की थी क्या कि जब चाइना और रशिया एक तरह नेशन स्टेट के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो क्या अब हमें नियर फ्यूचर में नजर आएगा कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता मरता जाएगा और दुनिया के खदोखाल तब्दील होंगे? देखें, अब मुझे लगता है कि दुनिया में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएंगे और उस वक्त जिस जिस रीजन में जो जो जिस जिसका ऑर्डर होगा वो उस कॉन्सेप्ट को चेंज करेगा। अमेरिका देखें, अमेरिका बाज औक़ात अपनी ताकत, अपने जुल्म के बावजूद भी कुछ बाज औक़ात, हमेशा की नहीं मैं बात कर रहा, कुछ कमजोर आवाजों का सहारा बन जाता है। मसलन अगर कोई टेरेंट रजीम है, बहुत सख्त रजीम है, तो ये उसको सहारा दे देते हैं। किसी बंदे को उसके खिलाफ कोई कोई बोल रहा है उसको पनाह दे देंगे, उसके लिए बात कर लेंगे, कहीं ना कहीं इंसानी हकूक की आवाज़ उठा लेंगे। वो कि फ़लस्तीन और कश्मीर जैसी जगहों पर जहाँ उनके इंटरेस्ट नहीं होते वो नहीं उठाते, लेकिन उनके मुल्क में ऐसी तंजीमें और उनकी अपोजिशन उनको टाइट रखने के लिए अपनी गवर्नमेंट को अपने आइन और कानून के मुताबिक इस तरह की आवाज़ें उठाती रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको स्पेस थोड़ी बहुत मिल जाती है अगर आपके साथ इंटरनेशनली किसी बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही हो। लेकिन चाइना और रशिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रशिया तो खुद गर्जी की इंतहा तक देखे ना, वो लंदन और न्यूयॉर्क और हर जगह जाके केमिकल वेपन्स तक के अटैक करता है और उन लोगों को खत्म कर देता है जो उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं। चाइना भी आप देखें कि उसने फाइटिंग विद एक कंटिन्यूस फाइटिंग उसने स्टार्ट की हुई है, जिसको कहता है वो उसका नाम है कि कंपीटिंग विदाउट फाइटिंग। वो उस पे है, लेकिन उनकी खुफिया एजेंसी जो है वो तो सब कुछ करती है। और किसी भी हद तक वो जाते हैं किसी मुल्क के अंदर, हुक्मरान या बादशाह जो भी है वो क्या कर रहा है उस बात से उन्हें कोई गर्ज नहीं होती, कभी उससे एजेंडे पर नहीं आते। वो सिर्फ अपनी मर्जी की बात करते हैं। यानी किसी मुल्क के अंदर
किसी नेशन के साथ इस वक्त आप नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं वो है बाउंड्रीज वाली नेशन स्टेट, यानी पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ तक है, ये एक नेशन है, उसके बाद अफगानिस्तान की बाउंड्री यूनाइटेड नेशन में है, ये यहाँ तक। तो ये तो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको कि अगर आप चाइना और रशिया अपनी रीजन में अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में ऑल इन ऑल हो जाएंगे, जो कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये होगा अभी नियर फ्यूचर से थोड़ा सा आगे जाके, ये किसी न किसी हद तक होगा। अमेरिका बहुत ज्यादा देर इसको रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। तो ये नेशन स्टेट का जो है ना तस्वुर, ये आपको काफी चेंज होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आयशा जलाल ने ठीक कहा है। फैसल जी, बस मैं दोबारा सिर्फ रिपीट करता हूँ कि व्यूअर्स के लिए, कि अगर मैं ये समझ सकूं, अगर आप इसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकें कि रशिया अपने आप को बचाना चाहता है नेटो से और सब, तो यूक्रेन में एग्जैक्टली क्या हो रहा था कि रशिया को जरूरत पड़ी कि अब हमला कर देना चाहिए? अच्छा, वो रशिया देखें, रशिया में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ। यूक्रेन में ये हुआ है कि जो पाकिस्तान में हुआ है कि एक नयापन आया है, एक यंग एनर्जेटिक लीडर उनका ज़ेलेंस्की आया है, जो कि आया ही इस नारे के साथ है कि मैं अपनी कौम को आज़ादी दिलाऊं, आज़ादी दिलाऊं। आज़ादी कहने को बड़ा अट्रैक्टिव वर्ड है ना, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ की कीमत होती है फिर। तो वो आज़ादी क्या थी, वो यही थी कि हम जो है रशिया के अंडर मुसलसल रहते आ रहे हैं और ये हमें हमें गवर्न करता है, हमें हमारी पॉलिसीज को, हमारी इकोनॉमी को, हर चीज़ पर ये हावी है। हमने किस मुल्क से क्या क्या ताल्लुकात करने हैं, किस मुल्क के करीब जाना है नहीं जाना, ये हम पे हावी है। तो हम एक एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो कि अपनी मर्जी से हम अपने अपने फैसले करेंगे। अब वो नारा उसका सेल हो गया, नारा उसका सेल हुआ, तो वो उस नारे के मुताबिक ओवरवेलमिंग उसको उसको मेजोरिटी मिली, बेशुमार बेपनाह उसको सपोर्ट मिली अपने अपने पूरे मुल्क में, जिससे कि प्यूटन ने ये देखा कि अगर ऊपर से एस्टोनिया से नीचे तक तमाम मुल्क जो हैं उसके नेटो के पास जा रहे हैं, तो इसने तो नारा भी लगा दिया मैं नेटो के पास जाऊंगा, तो अब ये भी नेटो के पास चला जाएगा, तो मेरे बॉर्डर पर तो सवाए बेलारूस के कोई भी नहीं रह गया जो कि नेटो का इत्यादि ना हो। तो अब ये पूरा यूरोप अगर अमेरिका और नाटो के साथ मिल गया है, तो इसका मतलब है मेरी नेशनैलिटी, मेरी एथनिसिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एस्टोनिया में ये जो जो मुसलसल साइबर अटैक्स करते हैं, वहां की बड़ी एक मजेदार स्टोरी आपको जी पता होगी कि वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रशियंस के मुजस्मे लगे हुए हैं, जी जिस जो उन्होंने के बहुत जो कि एथनिकली रशियंस थे और उन्होंने जंग जीतने में हिटलर के खिलाफ बड़ी बड़ी उन्होंने बहादुरी दिखाई। तो एस्टोनिया में उनके मुजस्मे जो है ना गिराने शुरू कर दिए गए कि हम क्यों जनाब, हम तो रशियन नहीं है, हालांकि एस्टोनिया में हैं रशियंस। तो इस तरह की जो है ना रशिया जिस वो तो अपना बॉर्डर बहुत आगे तक देखता है, इस वो जहां तक बॉर्डर देखता है वहां तक जो जो मुल्क भी ये टेंडेंसी शो करता है कि मैं नेटो की तरफ जा रहा हूँ, अमेरिका की तरफ जा रहा हूँ, तो प्यूटन और रशिया उसको कबूल करने के लिए फिलहाल तो कोई तैयार नहीं है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो जो थ्योरी पेश की जाती है कि वहां के मुल्क के साथ आप अच्छे ताल्लुकात रखें जैसे कि चाइना रखता है, और वहां की आवाम को फैसला करने दें और लोगों का मेल मिलाप आप रखें, तो आप अपने 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 ताल्लुकात पीपल टू पीपल स्ट्रॉन्ग रखें, कोई मुल्क आपका दुश्मन नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि लोग जो है रेनी डेज के लिए तैयारी करते हैं। जो जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन होती है वो ये होती है कि आपने बुरे वक्त के लिए पूरी तैयारी करनी है। जैसे आपको पता है कि अमेरिका और कनाडा कितने दोस्त हैं, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ, खास तौर पे अमेरिका ने ये पूरी प्लानिंग की हुई है, उसके पेपर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी फौज को मुकम्मल इस चीज की ट्रेनिंग है कि अगर किसी वक्त हमने अचानक कनाडा और बरतानिया पे कब्जा करना हो तो कैसे करना है। हालांकि कोई इम्कान नहीं है। अमेरिका में दुनिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी है, बर्तानिया की है, मतलब शायद बर्तानिया कोई मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट एक साल में नहीं करता। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर है, इवन नियर नियर ट्रिलियन डॉलर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है। सो व्हाट, लेकिन उन्होंने इसकी तैयारी की है। तो बात ये है कि ये जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन होती है वो इस चीज को देखकर तैयार की जाती है कि अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ या अगर वर्स्ट डेज आए तो मैं क्या करूंगा। तो रशिया इस डॉक्ट्राइन को नहीं मानता कि मैं ताल्लुकात ठीक रखूं, बाकी उस मेरे हमसाया वाले हैं जो मर्जी करते रहे, मेरे 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 ताल्लुकात ठीक रहेंगे। तो ये एक इनएविटेबल एक एक ऐसी लड़ाई है जो होनी होनी है। और अभी मैं आपको आपको अब दोबारा बता रहा हूँ कि ये आगे बहुत बढ़ेगी और सिर्फ यहाँ से नहीं होगी, अभी ये चाइना से भी होगी, क्योंकि अब दोनों मुल्कों के साथ, खास तौर पे चाइना के साथ हो ये गया है कि अगर वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाता तो वो मजीद तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह रशिया के साथ ये मसला हो गया कि अब अगर वो ताकत नहीं पकड़ता
तो रीजन में न सिर्फ दुनिया में अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर चलता रहेगा, बल्कि रीजन में चाइना उसके ऊपर ओवर हो जाएगा। चाइना इतना ताकतवर हो जाएगा कि मतलब रशिया को भी उसका रीजनल ऑर्डर मारना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी बात है जो कि अभी बहुत कम की जा रही है, लेकिन ये हकीकत है, रशिया को इस बात का पता है। रशिया के पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो एज है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी का है कि वो कुछ ज्यादा अच्छे तैयारे इस तरह के तैयार करता है जो चाइना नहीं तैयार करता। बाकी चीजों में तो चाइना उसे बहुत ही आ गया, बहुत ही आ गया। $3.7 ट्रिलियन के तो सिर्फ उसके रिजर्व हैं, जो कि रशिया के तो कुछ भी नहीं है। रशिया के तो सब कुछ जो था भी वो भी कन्फिस्केट हो गया, छीन लिया गया। असल में जेलेंस्की में इतनी डेप्थ है इंटेलेक्चुअल की, जिस तरह उन्होंने ये नारा लगाया, या फिर खाली पूरी नारा ही था और उसके बाद आगे कुछ कर नहीं सके? मेरा ख्याल है नारा ही था। ये कुछ बातें करना बहुत आसान होता है, लोगों को नारे बेचना बहुत आसान होता है। वो कहते हैं ना कि क्या है फ्रीडम, एक एक स्टेट ऑफ माइंड होती है बस। तो बात यह है कि आप लोगों को क्या ख्वाब ख्वाब दिखा कर लाए हैं। हमारे सामने दो तीन मिसालें हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, सॉरी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, ठीक है। साउथ कोरिया जो है किस कदर तरक्की याफ्ता मुल्क है, किस कदर तरक्की याफ्ता है, लेकिन अगर वहां कोई लीडर आके ये नारा लगाना चाहे, कोई कोई भी करिश्मेटिक लीडर, तो बड़े आराम से ये नारा लगा सकता है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। क्या हुआ, हमारे पास पैसे हैं, अमेरिका के हम गुलाम हैं, तो लगा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका उस पर हावी होता है। ठीक है, इसी तरह अगर नॉर्थ कोरिया में, तो वैसे तो किसी को इजाजत ही नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई ये नारा लगाना चाहे कि यार हमें तो एक इकोनॉमिक, हमें हमें तरक्की चाहिए, हमें कामयाब होना है, हमने अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, आज़ादी तो यही है ना कि हम अपने लोगों को अच्छी लाइफ दे सकें। अगर वहां ये नारा लगाए तो वहां ये नारा बिक सकता है। एक्चुअली ये आपके लीडर ने डिसाइड करना है, जो लोग आपको लीड कर रहे हैं, जो कौम है, वो जिसकी बात सुनती है या जो अपनी बात सुनाने में कामयाब हो जाता है, वो किस चीज पे उनको उनको कन्विंस कर लेता है। तो ज़ेलेंस्की ने जिस बात पे कन्विंस किया, उसके अब आप नताइज भुगतेंगे। बहुत बड़ी ताकत के सामने अगर आप आके ये नारा नारा लगाएंगे कि मैं तुम्हें हरा के आजादी हासिल करूंगा, तो बस फिर आपने मुकाबले का उसको चैलेंज किया है ना। तो अब आप अंडरटेकर को अगर चैलेंज करेंगे तो फिर उसकी पूरी ताकत आपके सामने आएगी। तो मुझे यूं लगता है कि ज़ेलेंस्की जो है वो वाइज नहीं था, ठीक तो था, वाइज नहीं था। जिस तरीके से उसने नारा लगाया, जिस तरीके से वो उसने फिर वो सारी चीजों को लेके वो चला है। अभी भी देखिए पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका उसके साथ अगर ना खड़ा हो, तो वो ये वाली सारी लड़ाई रशिया से तो एक एक हफ्ता नहीं कर सकता वो लड़ाई। गो कि रशिया ने बहुत गलतियां की हैं, उन्होंने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिस किया, दोनों दफा मिस की है, डोनबास में भी और कीव में भी। लेकिन यूक्रेन की आर्मी उसके साथ नहीं मुकाबला कर सकती थी अगर पूरी दुनिया उसको इतने वेपन्स ना देती। और मेरा नहीं ख्याल पिछले ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक 70 सालों में आपने, मुझे नहीं याद किसी 70-80 साल में, मुझे नहीं याद कि किसी मुल्क ने किसी मुल्क का इस तरह से साथ दिया हो जैसे अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन का साथ दिया। रशिया को उन्होंने बाकायदा बैंड बजा दिया है, और रशिया के ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि मेरे ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, कि मेरे एक आम बिजनेसमैन जो है उनके ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदियां लग जाएंगी, हर चीज मेरी जो है वो जहां जहां भी है सीज कर दी जाएगी। मतलब ये हॉरिबल हुआ है उसके साथ। अगर इतनी मदद ना होती यूक्रेन के पास, तो यूक्रेन रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो वो यू आर राइट, ज़ेलेंस्की बहुत वाइज पर्सन नहीं थे, पॉपुलिस्ट थे। जैसे कि आजकल आप दुनिया में देख रहे हैं पॉपुलिस्ट ही आ रहे हैं बड़ी देर से, पिछले आज 6-7 साल से हर मुल्क में, बड़े मुल्क में जहां आबादी बहुत ज्यादा है और यंगस्टर बहुत ज्यादा है, वहां पॉपुलिस्ट लोग ही आ रहे हैं। तो वो वाइजली अपने मुल्क को खुशहाली देने के बजाय, हालांकि ऑलरेडी गरीब मुल्क है वो, और उसको आगे लेकर जाने के बजाय उन्होंने एक ऐसा नारा उन्होंने लगाया जो जिस पर वो अकेले अमल दरामद नहीं कर सकते थे। मुझे आप एक बात बताएं, यूक्रेन रशिया के इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए अब जो कर रहा है, क्या वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं है? क्या वो अभी नाटो के इन्फ्लुएंस में नहीं है? जितनी मदद लेके उसने रशिया को हराया है या उसको रोका है, क्या अब ये उनकी सही को टाल सकेंगे? असल में हमने बिटवीन द लाइन्स पाकिस्तान के लिए भी काफी कुछ कह दिया है, शायद आपका वो मंशा नहीं था, लेकिन काफी सारी चीजें, जैसे आपने पॉपुलिस्ट लीडर की बात की, अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकलने की हाँ, बात की, रशियन चाइनीज इन्फ्लुएंस में जाने की बात की। ये तो असूली बातें हैं ना। हाँ। देखिए हम, मेरा तो तरीका ही ये है, मैं नाम लेके
पाकिस्तान में और इंडिया में ये मसला हो गया कि आप वाइज बात भी अगर करेंगे तो आपको किसी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसका लेकिन आप चाहते तो यही है ना कि लोगों तक सही बात उनको बताई जाए, उनको समझाई जाए कि यार ये गलत कर रहे हैं, ये सही है, ये गलत है। उसका फिर बेस्ट वे, हम्बल वे यही है कि असूली बात बता दी जाए, उसके बाद लोग अपना फैसला खुद कर मतलब बस इस हिस्से के आखिरी मुझे दो सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर अगले हिस्से में हम इकोनॉमी पे बात करेंगे और दुनिया किस तरफ जा रही है। आपने ये बात की कि जैसे हम अगर दुनिया में देखें तो प्यूटिन को समझा जाता है कि 22 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, बड़ा दिमाग है, उन्होंने अपनी कौम को मुत्तहिद भी रखा है एक तरह। उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज भी मिस किया जैसे आपने कहा, और उन्होंने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया कि इस वॉर के उन्हें क्या क्या मसाइल होंगे इकोनॉमिकली। तो ये उनसे इतनी बड़ी गलती, वो भी 2 बार, कैसे हो गई? होती है गलतियां, इसमें कौन सी ऐसी बात है? गलतियां बड़े बड़े लीडर ही गलतियां करते हैं। और गलतियां पता है क्यों करते हैं? इसकी बड़ी एक मजेदार वजह है। वजह ये है कि लीडर्स ही बड़े बड़े फैसले भी करते हैं जिसको कि सारे रोक रहे होते हैं कि ना कीजिए, लेकिन वही बड़ा फैसला करके वो कामयाब भी होते हैं। तो लीडर्स की जिंदगी में ये बात इसीलिए है कि वो बहुत बड़े फैसले करके बहुत बड़ी कामयाबियां भी समेटते हैं, और फिर बहुत बड़े फैसले करते हैं और बाज़ औक़ात बुरी तरह नाकाम भी होते हैं। यही तो फर्क है एक आम आदमी में के और एक लीडर में, कि वो जरूरी नहीं उसका हर फैसला ठीक हो, लेकिन उसका फैसला आपसे और मुझसे बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत बड़ा होता है। तो प्यूटन एक लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। उसने अपनी कौम को तरक्की दी है, खुशहाली दी है 10 साल तक। लेकिन आप अगर ग्राफ देखें, मैंने अपने वीलॉग में उनका ग्राफ शो किया है कि किस तरीके से जैसे ही उसने जंगें शुरू की हैं, वो एक डाउनफॉल आया है। और उसके बाद जो अभी उसके उसमें थोड़ी सी तरक्की भी हुई है, वो अगर आप उसके 10 साल पहले का रिकॉर्ड देखें तो उससे तो आधे से भी बहुत नीचे है। तो ये गलती उससे हुई है, और ये तमाम बड़े बड़े लीडर्स दुनिया में कभी ना कभी गलतियां करते हैं। मैं आपको तीन तीन गलतियां जी। आपको बताता हूँ, मैं कई दफा पहले भी बता चुका हूँ। मिलिट्री लेवल पर अगर आप देखें, हैनिबल वो कार्थेजियन अंपायर का शहनशाह था, बादशाह था, जनरल था, जो कि अफ्रीका के ऊपर, जहां पर आज ट्यूनिस, लिबिया वगैरह है, यहाँ थी। और समंदर पार करके मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके ऊपर बह रहा। ऊपर रोम रोमन अंपायर थी। कार्थेजियन अंपायर से ये स्पेन से बर्फजार पहाड़ों से आकर हैनिबाल ने ऑलमोस्ट रोम खत्म कर दिया था, सिर्फ एक शहर रह गया था। अब वो शहर के बाहर आकर रुक गया, और इतनी देर रुका रहा कि रोम को तैयारी का मौका मिल गया, और कार्थेजियन अंपायर खत्म हो गई, हैनिबाल खत्म हो गया, उसको जहर पीना पड़ गया। उसके बाद आप देखें कि नेपोलियन बोनापार्ट, कितना बड़ा शहनशाह, कितना बड़ा मिलिट्री मिलिट्री कमांडर, मास्को पे उसने हमला किया, सख्त सर्दी में गलत फैसला किया, और वहां पर थोड़ी सी फतह भी उसको मिली, लेकिन उसके बाद उसकी वापस जाती जाती फौज इतना मारा रशियन ने, इतना मारा कि इसके चंद हजार लोग वापस पहुंच सके। शायद मैं ये भी ज्यादा बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन इसकी पूरी फौज ही खत्म हो गई। हिटलर ने यही गलती की। तो बात यह है कि बड़े लीडर्स गलती करते हैं, और उसकी वजह यह है कि बड़े लीडर बड़ा फैसला करते हैं, और वही फैसला उनको लीडर बनाता है। और बाज़ औक़ात वो फैसला, उसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं हो पाती। कैलकुलेशन इसलिए ठीक नहीं हो पाती है बाज़ भाई, कि दुनिया के वेरिएबल्स, ह्यूमन लाइफ के वेरिएबल्स इतने ज्यादा हैं, काउंटलेस हैं, कि दुनिया का कोई ब्रेन, कोई कंप्यूटर सबको एनालाइज नहीं कर सकता कि अब क्या होगा, अब ये होगा, ये वो एक शतरंज की 6 7 8 10 गोटियों से ज्यादा कोई इंसान, कोई ह्यूमन ब्रेन, कोई कंप्यूटर तमाम वेरिएबल्स नहीं काउंट कर सकता कि ये करूंगा तो ये होगा। वो जो चंद एक पॉसिबिलिटीज काउंट करते हैं। पर सुबह हिस्से का आखिरी सवाल, मैं किसी डिबेट को देख रहा था और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किसी ने उठाया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि हमने, दुनिया ने गलती नहीं की सोवियत यूनियन को तोड़ के। उसकी वजह यह है कि उसके बाद से रशिया बिल्कुल अनलीश हो गया है। वो हर जगह हमले भी कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील कर रहे हैं। अगर दुनिया में दो पोल्स ताकत के रहते तो आसान नहीं हो जाता। अब्बास भाई, कोई किसी को तोड़ या कायम नहीं रख सकता जब तक कोई खुद अपने आप को कायम रखने की सलाहियत ना रखता हो। सोवियत, देखिए, जब आइडियोलॉजी खत्म होती है, आइडियोलॉजी से मेरी मुराद है कि जब एक किसी चीज, कोई चीज जिस मकसद के लिए बनी होती है वो खत्म होती है, तो वो भी खत्म हो जाती है। आप देखें, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नाम लेने वाली सबसे बड़ी जमात जमात इस्लामी थी, एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद। लेकिन जैसे जैसे इस्लामी रियासत के क़याम का आइडिया दुनिया में कमजोर होता गया, वो जमात भी कमजोर होती गई। और आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर जैसे जैसे उस वो कमजोर होती गई, उसकी जगह नई नई ताकतें, मिलिटेंसी वगैरह भी आई, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सके। अब देखें, वो इतनी छोटी जमात है कि इस वक्त उनकी एक सीट है। जी।
इसी तरह सोवियत रूस जो कायम हुआ था। अच्छा, अब देखिए जमात इस्लामी की मैंने नाम ले लिया, तो मैं आपको ये भी बात हो जाए कि वो भी बेसिकली जब कायम हुई थी सैयद मौदूदी ने, तो बेसिकली इन्हीं के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ, बेखुदाओं के खिलाफ एक बंद बांधा था, बड़ी कामयाबी से उन्होंने मुस्लिम ममालिक में बांधा। और वो फिर जब तक सोवियत रूस उनके मुकाबले पर रहा, तो एक मुकाबले की फिजा में बहुत ऊपर तक गए। जब वो खत्म हो गया तो बेसिकली वो जो पहला टारगेट था उनका वो खत्म हो गया, तो ये भी आइडियोलॉजी में नीचे जाने लगे। सोवियत रूस एक आइडियोलॉजी पर कायम था। आइडियोलॉजी वो इस तरह मरी कि जिन जिन मुल्कों में उन्होंने अपना कम्युनिज्म, स्टालिनिज्म, अब उसको उसको उन्होंने इतनी वैरायटीज उसकी कर दी हैं कि आपको बारीक फर्क के साथ, जिस तरह के मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्पीशीज होती हैं। डार्विन ने ग्लापागोस आइलैंड पर 14-15 किस्म के फिंचेस के और उनके टर्टल्स के उसने स्पीशीज दरियाफ्त कर ली थी कि हर जजीरे पर मुख्तलिफ है, थोड़ी कहीं गर्दन लंबी है, कहीं शैल इस तरह। उसी तरह कम्युनिज्म की भी इस कदर ब्रांचेस बन चुकी थी, जितने लीडर थे उतनी ब्रांचेस थी। लेकिन 80s में 70s में जब मुख्तलिफ ममालिक से लोग जाकर अपने सबसे मुकद्दस जगह, सबसे नजरियाती जगह मास्को में जाकर देखा करते थे, तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी के एलिट्स के लिए सड़कें ही अलग हैं, उनके लिए प्लाजे ही और हैं, उनके लिए रहाइश गाहें ही और हैं। और जो आम वर्कर था वो, उसके लिए थर्ड क्लास कारोबार हैं, थर्ड क्लास जगह हैं, लाइनों में लग के उनको राशन मिल रहा है। तो वो जो बराबरी के नारे पर आए थे, वो बराबरी कायम ही नहीं कर सके, बल्कि बराबरी तो क्या कायम करनी थी, वो कैपिटलिज्म से भी वर्ष निकले। जब वो आइडियोलॉजी ही कोलैप्स कर गई, तो अब उसको कोई कैसे तोड़ सकता था या खड़ा रख सकता था? ये तो मुमकिन ही नहीं था ना, वो आइडियोलॉजी ही कोलैप्स कर गई। कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसे आप हाथ रख के खड़ा रख सके अगर उसमें अपनी कैपेसिटी ना हो। आप देख लें, पूरी दुनिया में हमारे सामने है मिसालें, जो अपने बल पर नहीं खड़ा, वो नहीं खड़ा। इसलिए ये जिसने भी कहा है कि उनको कायम रहने देते, मतलब उनका ये होगा कि हम अफगानिस्तान में उससे जी जी मुकाबला न करते। जी। तो बात यह है कि अफगानिस्तान को कोई पहली जगह थोड़ी थी, अफगानिस्तान को पहली जगह जी थोड़ी थी। कोरिया में हुआ, वियतनाम में हुआ, इवन चाइना में थोड़ी देर के लिए ये मुकाबला हुआ, मिस्र में हुआ, आइडियोलॉजी की सतह पर हर मुल्क में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, मतलब लिबिया से लेकर और पूरी दुनिया में। इवन अमेरिका के अंदर इस वक्त भी देखें वहां पर नए सोशलिज्म के, बल्कि अब तो किताबें छप रही हैं अमेरिकन सोशलिस्ट। तो ये पूरी दुनिया में थे, लेकिन ये मुकाबला तो चल रहा था ना। अब कंटिन्यूस फाइट तो नहीं हो सकती ना, एक वक्त आता है कि एक धड़ा कमजोर हो जाता है, एक ताकतवर हो जाता है। तो कैपिटलिज्म ने अपने आप को एज ए प्रैक्टिकल सिस्टम बनवा लिया कि कोई जितनी मेहनत करेगा उतना कमा लेगा। इसमें ज्यादतियां भी हैं, लेकिन कम्युनिज्म अपने आप को अपने बल पर नहीं बनवा सका। रसल भाई, मुझे ये बताइए कि रशिया के साथ तमाम मामला भी है, रशिया बुरा भी है, गंदा भी है, ह्यूमन राइट्स पे अमल भी नहीं करता, उसके बावजूद भी यूरोप और ब्रिटेन तमाम गैस भी वहां से लेते हैं। तो फिर ये दुनिया किस उसूल पे खड़ी है? देखें, ये असूल जो है, ये तो सबकी इकोनॉमी का मसला है, दोनों ये एक दूसरे से लिंक्ड है। हम्म, जहां लोगों के पास पैसा ज्यादा है, वहां लोग अपनी चीजें बेचने के लिए लेकर जाएंगे ताकि लोग खरीदें। यूरोप और अमेरिका में के पास, वहां के लोग फर्स्ट वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो जाहिर है वहां लोग अपनी प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं। और यूरोप तो 40% अपनी गैस एंड ऑयल, गैस खास तौर पे यूरोप से लेता है, रशिया से रशिया से लेता है, क्योंकि वहां पर सर्दी भी बहुत है और उनको इसकी बहुत जरूरत है। तो आइडियोलॉजी मेरा नहीं ख्याल इसमें इतनी थी। अब चूंकि अब जंग के बाद आप देखें उन्होंने तय कर लिया, और 2030 में उसके बाद आप नहीं देखेंगे कि यूरोप इनसे गैस ले रहा है। लेकिन तब तक इसके पास एक रूम है, इसके पास, रशिया के पास, कि वो अपने इस पावर को, इस एज को कैसे इस्तेमाल करता है। लेकिन एक गोइंग एज, एक ऐसा एज जो खत्म हो रहा है, उसको कितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, उसको तो उसको बचाने का कोई तरीका होगा। लेकिन आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी एक पॉवर्टी है कि आप एक ऐसी चीज पर रिलाय कर रहे हैं जो कि आपकी पावर नहीं है, आपकी अपनी पावर नहीं है। जमीन के सीने से आप एक चीज निकालते हैं, वहां भी एक लिमिट है, उसको आप बेच रहे हैं और वो इन्फ्लुएंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस, ये पावर, ये एज आप बहुत ज्यादा देर नहीं इस्तेमाल कर सकते। यूरोप और अमेरिका दुनिया के ऊपर अगर रूल कर रहे हैं, तो आप देखें वो उन चीजों की, वो अपने ब्रेन की वजह से रूल कर रहे हैं। उसमें उनकी उनके उनका जुल्म भी है, उनका तशद्दुद भी है, लेकिन बहुत अहम चीज जिसको हम मिस करते हैं, उनका ब्रेन है। पूरी दुनिया से ब्रेन पावर, वो ब्रेन सक करते हैं
अपने पास लेकर आते हैं, फिर उसे एक खुली स्पेस देते हैं कि जो करना चाहते हो करो। तो ये रशिया की वो ऑयल एंड गैस यूज करते हैं, और रशिया उनका पैसा यूज करता है कि मुझे वहां से पैसा मिलेगा। और रशिया किसको बेचेगा? क्या अफ्रीका को बेचेगा? क्या वो अरब कंट्रीज को बेचेगा जिनके पास ऑलरेडी है, उन्हीं के पास पैसा है ना, तो लेकिन उनके पास ऑयल एंड गैस है पहले से। फार ईस्ट को बेचेगा, हाँ उनको बेच रहा है, उनका थोड़ा बहुत है। चाइना को बेचेगा, चाइना अपनी जरूरियात का बहुत ज्यादा हिस्सा ऑलरेडी अरब कंट्री से मुकम्मल कर रहा है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि सीधा सीधा इकोनॉमी है कि उसको वहां से पैसे मिलते हैं और उनको जरूरत है गैस की, वो तो खुद पैदा नहीं इतनी करते। लेकिन अमेरिका तो आपको पता है कि वो उसको गैस और ऑयल किसी से लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा रिसर्च उनके पास है जिसको उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं अभी किया, और शायद उसको उनको जरूरत भी ना पड़े, वो जिस तरह से अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा चुके हैं। असल में सर ये मुझे बताइए कि पहले रशिया जो अपनी सप्लाई करता था गैस, वो यूक्रेन के जरिए एक पाइपलाइन जाती है उससे करता था। अब वो समंदर के जरिए और जर्मनी की तरफ से एक नई पाइपलाइन बना रहे हैं। तो अगर ये डाइंग रिसोर्स है, तो फिर इस पे इतना इन्वेस्ट करने का क्या फायदा? वो देखें, ये तो पुराने मुआहदे हैं ना, वो जो उसकी जी। पाइपलाइन जाती है फिनलैंड के नीचे से और एस्टोनिया के ऊपर से, वो जो जी। बारीक सी एक जगह है वहां से सबसे एक बहुत बड़ी उसकी पाइपलाइन जाती है। 4-5 जगहों से पाइपलाइन, इसकी टर्की से भी एक पाइपलाइन उस रास्ते से भी जाती है। तो बात यह है कि ये अगर डाइंग रिसोर्स तो बिल्कुल भी है, लेकिन ये ऑलरेडी किए हुए बहुत पहले के सौदे हैं। और ये बेशक डाइंग है, लेकिन फिर भी ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। थोड़ा हो जाएगा, जरूरत कम होगी, लेकिन चलेगा। तो कोई मुल्क जिसको किसी चीज से इस वक्त फायदा हो रहा है, या जिस कंपनी को अगले 10 साल में, अभी देखे ना उसके 8 साल पड़े हैं उसमें 2030 में, तो वो करेंगे, इसको यूज करेंगे। क्योंकि इसके लिए मुझे यकीन है कि बिड्स हो चुकी होंगी, काम शुरू हो चुका होगा। बहुत मुश्किल है कि इनको रोका जा सके। आप देखें कि जिन मुल्कों के अंदर जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं भी है, जैसे अमेरिका को ऑयल एंड गैस की जरूरत नहीं थी बहुत लंबे अरसे से, उसके पास अपने बहुत रिसोर्सेज थे, लेकिन इसके बावजूद वो अरब कंट्री से ले रहा था। तो ये तो चीज चीज रहेगी, ये 100% खत्म नहीं होगी। गैस और ऑयल अगर वो सारे का सारा भी अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और एक पाइपलाइन हो जो रशिया से आ रही हो, तो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर वो रहेगी। क्योंकि देखें, जो कि रशिया में हम नहीं अभी महसूस कर रहे, मैं देख रहा हूँ कि रशिया में शायद एक रेवोल्यूशन आया, और रजीम चेंज के साथ दुनिया में ये है कि मामला फिर बदल भी जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आज रशिया से ये यूरोप के ताल्लुकात हैं तो आइंदा भी यही रहेंगे। आपको आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान एक रशिया ही था, जो कि एक शहनशाहियत और एक दुनिया के साथ लड़ने मरने को तैयार था पूरी तरह। लेकिन फिर एक नया जापान आया जो कि दुनिया का दोस्त है, जो दुनिया की रिसर्च में सबसे ज्यादा फंडिंग जापान करता है। और उसके कोई अब मिलिट्री एम्बिशंस नहीं है कि उसने दुनिया में कोई कब्जा करना है, अपना वर्ल्ड ऑर्डर ऑर्डर चलाना है। तो ये जो चीजें बनती हैं, बंद नहीं होती, इसके पीछे ये भी एक मकसद होता है कि कल को रजीम्स चेंज भी होंगी और हालात सूटेबल होंगे, तो ये हमारा एक रिसोर्स खत्म ना हो। असल में क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं, तो मैं भी स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि यूके के पास 9 महीने के रिजर्व रह गए हैं और बाकी यूरोप के पास उससे भी कम रिजर्व रह गए हैं। अगर ये जंग कंटिन्यू करती है, अभी अब वो कंटिन्यू करेगी या नहीं उस पर बात करेंगे, तो इस गैस मामले का क्या होगा? यूरोप अपने इसेंशियल्स लाएगा कहाँ से? हाँ, वो ये बहुत बहुत बड़ा मसला है उसके लिए। और दिस इज अ टिक टिक बॉम्ब, ये है। ये आपको याद होगा जब सऊदी अरब ने इनका तेल बंद किया था, अमेरिका यूरोप का, तो वहां बाकायदा लोगों ने घोड़ों में सफर करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसी बात है जो इस दुनिया के सामने 1 मिनट में देखी जा सकती है। इस वक्त अगर दुनिया में ऑयल एंड गैस किसी तरह से इसकी प्रोडक्शन नहीं, सिर्फ सप्लाई 1 साल के लिए बंद हो जाए ना, तो आप देखेंगे कि आपको एकदम बहुत पुराना दौर वापस आता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा। क्योंकि जो इस वक्त वक्त ट्रांसपोर्ट है, बेशक जितना भी ये अल्टरनेट उस पर सोर्सेज पे है, लेकिन ये अभी भी सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस पर डिपेंड करता है। तो ये जो बात आपने की ये रियल है, ये हम इससे पहले देख चुके हैं। तो अब अगर ये 1 साल 1.5 साल तक और इसी तरह रहता है, तो ये वहां आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खौफनाक देखेंगे। यूरोप यूरोप की जो प्रोडक्शन है, देखिए दुनिया जिस ऑर्डर पर चल रही होती है, जिसको हम बार बार टारगेट करते हैं, उसने एक बैलेंस भी क्रिएट किया होता है। अगर आप और मैं इस वक्त ये बात बात कर रहे हैं, मैं ये बिजली एंजॉय कर रहा हूँ,
तो ये बेशुमार काउंटलेस फैक्टर्स से होकर आ रही है। कहीं कोई अपनी प्रोडक्ट्स भेज रहा है, वहां से कुछ मुनाफा कमा रहा है, उससे कुछ टैक्स दे रहा है, उससे कुछ इंडस्ट्री लग रही है, उससे कुछ लोग लोग कमा रहे हैं वहां से। एक एक चीजें आपस में इकोसिस्टम है हम इंसानों का। तो ये इकोसिस्टम की चेन आप कहीं से भी आप उखाड़ेंगे तो ये हर्ट होंगे। सिर्फ यूरोप नहीं हर्ट होगा। आप देखें अगर यूरोप हर्ट होगा तो उससे दुनिया के वो तमाम ममालिक हर्ट होंगे जो उनसे किसी ना किसी तरह का बिजनेस करते हैं। तो ये कहना बहुत आसान होता है, किसी को गाली देना, किसी को परे परे फेंकना, किसी को दुश्मन कहना, और उसके उस झंडों को जलाना बहुत आसान है। लेकिन उस अल्टरनेट पर जाना पीसफुली, ये यही स्टेट्समैन का काम होता है कि वो बड़े बड़े नारे नहीं लगाते, लेकिन और वो काम करते हैं जो ठीक होता है और लोगों को लॉन्ग रन के लिए बेहतरी और कामयाबी देकर जाते हैं। लेकिन उन उन बेचारों के साथ ये होता है कि उनको उनको तारीख में वो मुकाम नहीं मिलता जो एक बुलंद बांग नारे लगाने वाले हिटलर को मिलता है, मुसोलिनी को मिलता है। यादगार वो बनते हैं, हिस्ट्री का एक फिगर वो बनते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में उन लोगों के नाम किसी को याद भी नहीं होते। आप पाकिस्तानियों से पूछें, इनको माओ तुंग बिल्कुल याद होगा, लेकिन डेंग जिनपिंग कितनों को याद होगा? वो नहीं याद होगा, डेंग नहीं याद होगा, हालांकि मॉडर्न चाइना उसने बनाया है। जैसे माओ ने तो तबाह कर दिया था चाइना। माओ के तो मरने का इंतजार कर रहे थे कि यार ये मरेगा तो हम कुछ कुछ अब कुछ चाइना की बेहतरी कर सकेंगे। तो ये एक मसला होता है कि एक इनकलाबी लीडर अमूमन एक विजनरी और लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं देता आपको। हाँ, एक चीज वो ये करता है कि वो एक सिस्टम तोड़ देता है, एक एक लगा बंदा सिस्टम तोड़ता है और फिर वो नई तबाही लेकर आता है। फिर गैर मारूफ लोग, हम्बल लोग, वाइज लोग उस चीज एक नई एक शुरुआत करके और पूरा सोसाइटी को बिल्ड करते हैं। इसलिए मुझे ये बताइए, प्यूटन के लिए तो शायद ये सियासी मौत है, क्या ये रशिया के लिए भी एक और अफगानिस्तान बन सकता है जिस तरह सोवियट्स के लिए बन गया था? अभी मुश्किल है ये कहना, अभी बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अभी अफगानिस्तान बनने वाला उसने हाल किया नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पूरी फोर्स वापस कर ली है। तो अगर तो ये वहां ठहर जाता तो फिर तो इसका चांस था। लेकिन अभी भी जो रशिया से खौफ है यूरोप को, नेटो को और अमेरिका को, वो बहुत बहुत अजीब किस्म का है। वो ये है कि रशिया ने 2006 से 2016 तक, खास तौर पर इधर यूरोप में, जिसके कि एविडेंस भी हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तादाद में ऐसे केमिकल वेपन्स वहां पर पहुंचाए हैं जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को, हजारों लोगों को, मे भी लाखों को वहां पर मार सकते हैं, वहां पर तबाही कर सकते हैं। तो प्यूटन और ये लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि मरता क्या ना करता वाली बात है कि जब वो देखेंगे कि हमें बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, बेशक अपनी गलती हो, लेकिन एक वक्त में आप किसी को इस तरह से आप शिकस्त दे दें कि वो टूटने के करीब आ जाए, तो फिर ये सूरत हाल हो सकती है। इसका उसको, यूरोप को, अमेरिका को, दोनों को इस बात का अच्छी तरह पता है और उनको डर भी है। लेकिन इकोनॉमिकली रशिया उनको बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि रशिया ने उनका फॉर अ लिटिल पीरियड उनका फायदा फायदा किया है कि उनके बहुत सारे एसेट्स सील हो गए हैं पूरी दुनिया में। जो जाहिर है अब उनकी मर्जी, जैसे मर्जी उनको यूज करें। सिर्फ एक एक नुकसान है जो चंद साल तक दुनिया को, यूरोप को होगा, कि ये ऑयल एंड गैस अगर बंद कर देता है। तो रशिया के साथ अफगानिस्तान वाला मामला फिलहाल नहीं होगा यूक्रेन में, क्योंकि उसने बहरहाल एक काम ठीक कर लिया है कि 40-45 दिन बाद फौज अपनी सिर्फ डोनबास तक उसने महदूद कर ली है। रजीम चेंज होगा रशिया में, और रशिया अब क्या दोबारा टूट सकेगा? ये रशिया जो इस वक्त इसकी बाउंड्रीज हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है यहाँ कि इसके टूटने का कोई चांस नहीं है। हाँ, कमजोर होने का बहुत चांस है, टूटने का कोई चांस नहीं, क्योंकि रशिया का आखिरी फर्द भी फिर अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा अगर आपने इसकी बाउंड्री पूछा। उसमें ये एक सवाल मैंने बहुत आखिर में करना था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी में आ जाएगा। आपको यहाँ पे देखकर नजर आता है कि प्यूटन साहब अपने इक्तदार की तवालत के लिए ये काम कर रहे हैं। यहीं पे अगर मैं चंद और मुल्कों की मिसाल दूं, कि हमें नजर आता है कि वो नेशनलिज्म का नारा और बैरूनी मुदाखलत का नारा अपने ताकत की तवालत के लिए होता है। आपको नजर आता है, दूसरे मुल्कों को नजर आता है, उस नेशन को क्यों नहीं नजर आता? नेशन को नजर आता है, लेकिन बात यह है कि एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जिस मुल्क में कम उम्र लोग ज्यादा होते हैं, जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता कि लोग, लीडर्स कैसे पॉपुलिज्म को इस्तेमाल करते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे आपके जज्बात को इस्तेमाल करते हैं, ये बात समझने में बहुत साल लगते हैं।
और कम उम्र में इसको समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। तो इसलिए आप देखें कि जितने भी इनकलाबी या इस तरह के मुहिम जो लोग होते हैं, आप देखें कि वो यंगस्टर को अपील करते हैं, उनको बार बार कहते हैं तुम मुस्तकबिल हो, तुम मुस्तकबिल हो। वो मेच्योर लोगों को नहीं आवाज देते, क्योंकि उनको पता होता है कि जिस एक्सट्रीमिज्म को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो यंगस्टर में होगी। तो यंगस्टर जब कहीं निकलता है ना, तो वो फिर जो वाइज लोग, सीनियर लोग होते हैं, वो जरा उनसे घबराते भी हैं, उनसे डरते भी हैं। डरते इस तरह है कि जाहिर है वो फिजिकली उन लोगों का एग्रेशन में मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो उनके सोसाइटी के जिन लोगों को ये नजर आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते। और एक ऐसी माइनॉरिटी या किसी हद तक थोड़ी मेजोरिटी जो है, छोटी छोटी मेजोरिटी, इस कदर एक्टिव होती है, इस कदर प्रोएक्टिव होती है कि वो कोई और उनके मुकाबले में उतना एक्टिव नहीं होता। आप देखें कि पाकिस्तान में वो पार्टीज जो कोई इलेक्शन नहीं जीतती, उनके कारकुनों के सामने आप आप मुकाबला नहीं कर सकते, ना सोशल मीडिया पर और ना आम किसी जलसे जलसे जुलूस में किसी जगह, क्योंकि वो जितने भी होते हैं बहुत यूनाइटेड होते हैं और बहुत एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर होते हैं और वायलेंट होते हैं। इसके लिए दुनिया ने जो लफ्ज लफ्ज निकाला है फैशिज्म, वो इसीलिए निकाला ना कि मुसोलिनी ने उसको एक ऑर्गेनाइज शक्ल दी थी कि ब्लैक शर्ट्स हैं, ये हेडक्वार्टर है, हम हुब्बुल वतन हैं, हमसे ज्यादा कोई कोई भी हुब्बुल वतन नहीं, और हम जो बात कहते हैं वो ठीक है, हमारा लीडर जो बात कहता है वो ठीक है, वही बेहतर समझता है। हो सकता है हमें समझ ना आ रही हो, लेकिन चूंकि वो सच्चा आदमी है, चूंकि वो उसका अपना कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है, तो मुसोलिनी जो बात करता है ना वो ठीक है। बेशक हमें हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें उसकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है। बाकी जितने भी हैं ये दो नंबर हैं, ये धोखेबाज हैं, ये लालची हैं। तो ये चीज को बेचते हैं लोग। अब प्यूटन के साथ अगर आप देखें खास तौर पर, तो उसके पास अब वो जो मार्जिन है ना वो बहुत थोड़ा रह गया है, क्योंकि अब तक जो उसने पिछले 8-9 साल में उसने नेशनलिज्म अपना कायम किया है ना, वो उसने चेचिनिया पर अपना कब्जा कायम रखकर, क्रीमिया पर रखकर, डोनबास रीजन के ऊपर एक बगावत कराकर, ये छोटे छोटे उसने जो जिसको अनेक्सेशन बोलते हैं, वो उसने जगहों पर कब्जे करके अपनी कौम का मोराल बहुत बूस्ट कर दिया है। यंगस्टर का खास तौर पर ना, यंग यंग ब्लड को ये पता लगे कि हमारे लीडर ने जनाब सोवियत रूस को बहाल करना शुरू कर दिया। आप पाकिस्तान में देखें ना, यूट्यूबर्स कई और कई सोशल मीडिया के लोग किस तरह की बातें करते हैं, गैर हकीकी बातें। बहुत बड़ा काम हो गया, अमेरिका ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। अब बेशक वो बात कितनी भी बचगाना हो, लेकिन वो यंग लोगों में बहुत बड़ा बड़ा तबका उसको उसको बाय करता है, क्योंकि उसमें आपके नेशनलिज्म, आपके प्राइड को एक सहारा मिलता है, उसको एक थपकी मिलती है, जिसको कहते हैं ना कि ईगो की मालिश होती है। आपकी ईगो की मालिश होती है, जरा ईगो और फूल फूल जाती है। हालांकि झूठी वो बात ठीक नहीं होती, लेकिन यंग यंग को लगता है यार ये तो बड़ा मजा आया, ये तो ये हुई ना बात, जरा ऐसी तैसी इसकी हमने देखा ना, फिर हमने उसको झुकाया। कोई नहीं आपने झुकाया होता, लेकिन उसकी ईगो की मालिश होती है। प्यूटन ने ये किया कि जो छोटी छोटी इसने एनेक्सेशन की, उससे इसने अपनी यंग यंग नस्ल को पैगाम दिया कि देखो मैं वो सेवियर हूँ जो सोवियत रूस को बहाल करेगा, जार के जमाने का वो लंबा चौड़ा रूस। हम यूरोप के जो हमारे हमारे वेस्ट पे है, रशिया के वेस्ट पे है, लेकिन ईस्टर्न यूरोप हम उसको कहेंगे, क्योंकि जार उसके ईस्ट में है। तो वो सारा जो है हमारा 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 रकबा है, वो प्यूटन वापस लेकर आएगा। प्यूटन हमारी अजमत रफ्ता को, सुपर पावर को बहाल करेगा, क्योंकि अनेक्सेशन कर रहा था, वो छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा कर रहा था। तो यहां से वो मकबूल हुआ। अब वो जो जी लॉर्ड्स के साथ थे, अब उनका फिलहाल मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा। लेकिन आपको पता है कि वहां पर मैकडोनल्ड बंद हो गया, वहां पर स्टारबक बंद हो गया, वहां पर नेटफ्लिक्स हो गया। आखिरी दिन रहा, आखिरी दिन वहां पर एक एक बर्गर हजारों हजारों डॉलर्स में बिका है। तो अब वो नस्ल जो है, जो उनका ये ख्याल था कि ये हमारे प्राइड को बहाल कर रहा है, अब उनको ये जज्बाती सदमा सहने और उसको समझने में कुछ टाइम लगेगा। जब जब वो इसको समझ जाएंगे, तो आप देखिएगा ये शख्स एक दिन नहीं रह सकेगा। यही लोग, ये एक आयरनी है हिस्ट्री की, कि जो जिन लोगों को आप मुसलसल बेवकूफ बनाते हैं, अपने जी लॉर्ड्स बनाते हैं, अपने बड़े अब पुरजोश और मुतशद्दद हामी बनाते हैं, जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, तो वो आपके उतने ही खिलाफ होते हैं जितने आपके हामी थे, बल्कि बाज़ का तो उससे ज्यादा। तो फैसल भाई, बस दो आखिरी सवाल। मैं यहाँ कनाडा में रहता हूँ, आप जानते हैं। मैं यहाँ हर चर्च में देखता हूँ, कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ तो लिखा आता है वी सपोर्ट यूक्रेन। जिस तरह उनके, आप खुद मीडिया के आदमी हैं, मैं भी इसमें तगोदो करता हूँ। ये जो
इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये जो किसी एक को मजलूम बना के दुनिया के लेवल पे पेश करना है, ये पूरी आइडियोलॉजी और नेरेटिव के लिए कितना अहम होता है। बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। बल्कि आजकल तो सबसे ज्यादा अहम यही है। इसीलिए लोग आप देखें ना, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर ट्रेंड के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, जो कि बबल एक बन जाता है और आपको लगता है कि शायद ये ठीक है, ये जो लाखों में हो रहे हैं ट्रेंड, ये बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान में आप देखें, कुछ दिन पहले तक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर मिलियंस में था, जबरदस्त। आज सुबह मैंने एक हैरत अंगेज चीज देखी दोपहर में कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम के खिलाफ, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ एक ट्रेंड जिसमें कि शदीद लैंग्वेज यूज की हुई थी, वो 5 लाख से भी ऊपर जा चुका था। और वो इनका था, टीएलपी का था। आप देखें कि टीएलपी पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं जीती, लेकिन इतना ज्यादा ऊपर गया था। हालांकि नून लीग इलेक्शन जीती है, पीपल्स पार्टी यहाँ पर इलेक्शन जीती है, लेकिन वो ट्रेंड 20-25 हजार से ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे। तो ये सब कुछ किस लिए है? ये सबको पता लग गया है कि इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को देंगे, वो लोगों के पास सोर्स ही एक होगा। आप देखें ना, इन्होंने आरटीवी बंद कर दिया। मेरा नहीं ख्याल बंद होना चाहिए था। रशिया की एक आवाज है, चाइना का है, चाइना ग्लोबल टीवी, सीजी टीवी, अमेरिका में भी उसके दफ्तर हैं। कल को आप वो बंद कर दें, मेरा नहीं ख्याल उनको बंद करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे कोई जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन सबके लिए फ्री होनी चाहिए हर जगह से। चाइना के अंदर अमेरिकी एजेंसीज काम नहीं कर सकती, लेकिन चाइना की एजेंसीज तो अमेरिका में काम कर रही हैं। तो जब आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देंगे, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी पे यकीन करना शुरू करेंगे। आप देखें, जेंटलमैन का जो एक एक इमेज पाकिस्तान में है, जेंटलमैन का, जेंटल वुमेन का, लोग उसके करीब तरीन रहने की कोशिश करते हैं, चाहे आपको धोखा भी दे रहे हो। यानी एक झूठा आदमी भी कोशिश करेगा कि वो अपने आप को ये शो करे कि वो रख रखाव रखे जी। हाँ, रख रखाव रखे, मजहबी थोड़ी सी लुक दे, थोड़ी सी ईस्टर्न ईस्टर्न लुक दे। क्योंकि जो नैरेटिव जेंटलमैन का फैलाया गया है, वही वही ज्यादातर लोगों ने बाय किया है। इसी तरह यूक्रेन के ऊपर मैं खास तौर पे देख रहा हूँ कि मगरब ने बिल्कुल इस तरह से इसका मुकाबला किया, इस तरह से सपोर्ट किया है, क्योंकि यूक्रेन की ये जंग है ही नहीं, जी ये जंग है ही मगरब की। मगरब अगर ये जंग हारता है तो वो बहुत कुछ कुछ हार जाएगा, यानी वर्ल्ड ऑर्डर हार जाएगा। अमेरिका और यूरोप ने जो दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया हुआ है, वो एक एक तरफ से दीवार टूट जाएगी। वो जो कहते हैं ना कि ये वो जो एक दीवार है जो याजूज माजूज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, ये बताया जाता है। इस तरह की रिवायत हैं। तो वो ये रशिया अगर ये दीवार तोड़ देता है यूक्रेन की, तो आप समझें कि अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर तो शैटर होना शुरू हो गया ना। तो इसलिए वो ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसमें प्रोपेगेंडा भी है, ये मैं जी जी, जाहिर पूरा है। आपको। प्रोपेगेंडा होता ही है, जो ज़ाहिर है अब हम सब रशिया देखते को हैं जिस पर। तरह डेवल बनाकर इन्होंने पेश किया है, प्यूटन को जिस तरीके से डेवल बनाया है, वो गलत है। किसी मुल्क पे हमला करने की बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, 1% भी नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने जितना बुरा उसे बना के पेश किया है, ये ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा है। इस तरह आप इसराइल को क्यों नहीं करते? इसराइल भी तो फलस्तीनियों पर कितना जुल्म करता है, लेकिन उस आपको उनकी हमायत में यूरोप में तो कुछ आवाजें नजर आएंगी, अमेरिका में, कनाडा में नहीं आएंगी। असल में आखिरी सवाल, मैं जब से पैदा हुआ हूं, जब से मैंने कोई तारीख की किताब खोली है या मैं आज की सियासी सूरत हाल देखूं, अगर मैं इसको सम अप कर सकूं तो मुझे तमाशा नजर आता है। कभी कोई दुनिया खुशहाल बिल्कुल उस तरह नहीं रही, कभी यूटोपिया नहीं रहा जिसकी हम सब ख्वाब देखते हैं या हमारी यूथ ख्वाब देखती है। ये दुनिया की कोई तराकीब में मसला है कि इसमें तमाशे ही रहेंगे? ये दुनिया है कैसी, अगर आप हमें ये समझा सकें। देखिए, दुनिया जो है ना, ये एक हादसा है। यानी ना इब्तदा की खबर, ना इंतहा का पता। जिंदगी बताते खुद एक हादसा है। आपको बहुत देर बाद ये समझ आती है कि मैं अच्छा पैदा हो गया हूँ, ये अच्छा ये दुनिया मेरे इर्द गिर्द है। और फिर आप उसके अंदर अपना हिस्सा खोजने की कोशिश करते हैं। और जब आप अपना हिस्सा खोजने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली एक मुकाबला शुरू हो जाता है। और उस मुकाबले में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है हमारे सामने, वो होती है कि हम दूसरे के पाँव में खड़ा होकर नहीं सोचना चाहते और नहीं सोच सकते। लिहाजा हम में से हर शख्स अपनी जगह दुरुस्त अपने आप को समझकर कुछ ऐसे काम करना शुरू करता है जो कि फिर कलेक्टिवली कुछ की हमायत में जाते हैं और कुछ के खिलाफ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो गालिब आ जाता है, वो जालिम भी बन जाता है और फातेह भी
बन जाता है, जो हार जाता है वो मजलूम भी बन जाता है और खत्म भी हो जाता है। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट खत्म क्यों नहीं होगा? इसलिए खत्म नहीं होगा कि दुनिया के रिसोर्सेज इंसानों में बराबर कभी भी तकसीम नहीं हो पाए आज तक। ना सिर्फ ये कि दुनिया भर में, बल्कि किसी एक जगह भी नहीं हो पाए। इवन ये जो नेशन स्टेट का तस्वुर है, और जिसको जो कि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर है, लोगों को ये बहुत यूं लगता है जैसे हमेशा से दुनिया ऐसे है। हमेशा से ऐसे नहीं थी। जस्ट ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जी। बॉर्डर इस तरह थे ही नहीं है, बहुत फ्लक्चुएट थे, आप कहीं भी जा सकते थे, दुनिया खुली पड़ी थी। और उससे चंद सौ साल पीछे पीछे जाए तो दुनिया में कोई मुल्क की वाज़ेह बाउंड्री नहीं थी। उनके जितने भी बफर जोन थे, वहां पर जितने भी बड़े बड़े कबाइल और स्टेट्स और शहर हुआ करते थे, वो बेसिकली मंडियां थी दोनों तरफ की। तो ये दुनिया के वसाइल की जो लड़ाई है, क्योंकि कोई दुनिया के वसाइल कैलकुलेट करके पूरी दुनिया में लोगों को इक्वल वसाइल तकसीम नहीं कर सकता और ना कर सका है आज तक। और कोई इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों के पाँव में जाकर नहीं सोच सकता, इतने ज्यादा वेरिएबल है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा, ये लड़ाई हमेशा रहेगी। वो मैल्थस की एक थ्योरी है कि अगर आबादी बढ़ती रहेगी तो फिर एक वक्त आएगा कि वसाइल के लिए लड़ाई होगी। जब वसाइल के लिए लड़ाई होगी तो आखिर में वही लोग बचेंगे कि जितने लोग उन वसाइल, वो वसाइल जितने लोगों के लिए काफी होंगे। अब मसला ये है कि एक नारा दुनिया में जो आया कम्युनिज्म का, कैपिटलिज्म के मुकाबले में, कि सबको हम वसाइल इक्वल देंगे। फार्म एनिमल फॉर्म आपने नॉवल जरूर मैंने पढ़ा पढ़ी होगा, है। सब जी। सबने पढ़ा, बड़ा मशहूर नॉवल है वो। इसी बात को डिस्कस करता है कि अगर जानवर भी आज ये तय कर लें कि हम सारे सारे जानवरों को बराबर राइट्स देंगे तो नहीं दे सकेंगे। अल्टीमेटली आपको एक लीडर बनाना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको कुछ लोगों को ज्यादा अमरात देनी पड़ेंगी। अब ये एक ख्वाब तो है कि पूरी दुनिया में सब, पूरी दुनिया सबके लिए ओपन हो, सबके लिए एक जैसे वसाइल हो, कोई भी बाउंड्री ना हो, कोई किसी का जहनी और जिस्मानी गुलाम ना हो। लेकिन ये हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह यह है कि इन सारे वेरिएबल्स का दुनिया के कोई दिमाग अहाता नहीं कर सकता। लिहाजा इसका जो हल निकाला है इंसानों ने, वो ये निकाला है कि आप अपनी आज़ादी पूरी इंजॉय करें जहां तक मेरी नाक शुरू होती है। ये छोटा सा जुमला है जो इंसान ने इसका हल निकाला है कि यार मुझे तंग किए बगैर आप इंडिविजुअल भी और नेशन भी जो करना चाहे वो कर सकती है। तो सभी मुझे ये बताइए, जब भी कोई दुनिया में जंग होती है, और मैं भी इधर काफी सारे लोगों से मिलता हूँ, जाहिर है आपको पता है जात के तो रिपोर्टर ही है ना, हम तो हर किसी से मिलते हैं। तो हम्म। जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो वो ये कहता है, यार ये जो दुनिया में अब जंग हो रही है ना, ये वर्ल्ड वॉर 3 है, और जो रसूल अल्लाह की फलां हदीस थी उसके जरिए हम्म। बस कयामत आने वाली है, दज्जाल आने वाला है। जब जब छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तब भी ये मामला हो जाता है। इस पे क्या हम्म। कहेंगे आप? देखें, अब आप कदीम तरीन कहानियों को ले लें और आज के दौर को ले लें, हर शख्स एक किसी प्राइड पे जीना चाहता है और वो ये चाहता है कि एंड बहुत अच्छा हो। अब जो मैं मरूं या मरने के बाद हो, जहां भी हो, एक ऐसा दौर आएगा जो परफेक्ट होगा, जो जबरदस्त होगा, जो सुपर होगा। अब उसके लिए दुनिया के ऑलमोस्ट तमाम सिविलाइजेशंस में ऐसी कहानियां और ऐसे वाकयात, ऐसी रिवायात मिलती हैं कि एक दौर आएगा, एक बहुत बड़ी जंग होगी और उसके बाद असल में आखिरी फतह हमारी होगी। तो वो जिस जंग की बात करते हैं वो उसकी बात करते हैं, वो एक ऐसी जंग जिसकी फतह हमें होगी जी, यानी हम जीत जाएंगे। तो लिहाजा वो जो जंग है ना हमारे जीतने वाली, वो आने वाली है या वो शुरू हो चुकी है। तो ये चीज ठीक है कि ये कहने के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन कोई कैसे बता सकता है कि फलान जंग खत्म हो गई और फलान जंग शुरू हो गई? अगर मैं आपको आपसे ये अर्ज करूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही अभी खत्म नहीं हुई और मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि नहीं खत्म हुई, तो आपको कैसा लगेगा? आप कोई भी मुझे आप कॉन्फ्लिक्ट बताएंगे, मैं कहूंगा ये असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ जो चूंकि इस मसले को हल नहीं किया गया था और उस वक्त से लोग एहतजाज कर रहे थे कुछ गन से, और वो देखे वही वही कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट क्या ज़ारे रूस के ज़माने का नहीं है? जो फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है क्या ओटोमन अंपायर के ज़माने का नहीं है? क्या पाकिस्तान का और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो इनका ये क्या वो अफगान बादशाह, अफगान क्या नाम है उनका, अहमद शाह अब्दाली के ज़माने का नहीं है? क्या पेशावर में जो अभी हमारे फौजी फौजी
जवान शहीद हो रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, और अफगानिस्तान में होस्ट में कुछ बच्चे मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट अब्दाली के जमाने से नहीं आ रहा चला? तो बात यह है कि कोई भी जंग ऐसी नहीं जिसकी आप एक हद मुकर्रर कर सकें कि यहाँ ये जंग खत्म हुई और अब यहाँ से आज से नई जंग शुरू है। दुनिया एक कांस्टेंट वार एंड पीस में मुस्तकिल रहती है। तो वो जो जंग है वो एक ऐसी जंग जिसके बाद हम फाते होंगे। ये तकरीबन हर सिविलाइजेशन में इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। मैं इसके ऊपर कुछ इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। असल भाई, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बस मैं चाहूंगा कि आप एंड पे इस पे कमेंट कर दें, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको भी बताना चाहूंगा और देखने वालों को भी कि आपने देखा कि हमने वॉर पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन की इतनी बात नहीं की। कोशिश ये थी कि आइडियोलॉजिकली इसे समझा जाए, ताकि जो परतें हैं, जो जो लेयर्स हैं, वो खुले और हमें मामला उसकी हकीकत में समझ आ सके। तो असल भाई, इसी के साथ बस जरा अगर आपके पास इस पूरे मामले पे कुछ कमेंट है तो आखिर में वो बता दीजिए, मैं नहीं पूछ सका, हम उसे क्लोज करेंगे। साथ ही इस पे भी कमेंट कीजिए कि ये अनबायस होके सोचना इतना मुश्किल क्यों है? हम इतनी साइड्स क्यों ले लेते हैं? जब वो जब इसलिए कि कोई बैलेंस है नहीं। वो इसलिए कि कोई बैलेंस है नहीं दुनिया में। जैसे आपने अगर 1 किलोग्राम की कुछ चीज लेनी है तो वो एक स्टैंडर्ड दुनिया में सेट है कि इतने ग्राम का 1 किलो होगा। और अगर किसी ने किलो को जांचना है तो वो दुनिया में उसके स्टैंडर्ड्स वेट करके रखे गए हैं, कोई जाके उसको चेक कर सकता है कि ये मेरा बाट उसके बराबर है या नहीं। अच्छा, लेकिन आइडियोलॉजी में, वॉर एंड पीस में, गवर्नेंस में, इंसाफ में ऐसा कोई बैलेंस नहीं है। इंसान अभी भी मुसलसल लाइफ में अगर बात करूं तो बैलेंस की तलाश में है। हमारे इंसान जो है, इंसान लाइफ की वाहिद फॉर्म है, जिंदगी की वाहिद किस्म है जो इंसाफ के लिए कोशिश करता है। इंसान के अलावा जिंदगी की कोई किस्म नहीं जो इंसाफ के लिए कोशिश करती हो। वो तो माइट इज राइट के असूल पर चलती है, तो लिहाजा बैलेंस क्रिएट नहीं हो सकता। हाँ, एक असूल जो मैंने कुछ देर पहले बताया वो एक छोटा सा ऐसा असूल है जहां हम आके किसी हद तक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपनी बात इस तरह और उस हद तक कहें जहां तक दूसरे की आज़ादी, आप उसकी आज़ादी सलब ना करें, उसकी नाक ना आ जाए। तो बैलेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। एक और भी बड़ी अहम वजह होती है कि आप देखें, दूसरे के दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं गलत हो सकता हूँ। अगर अब्बास साहब से मैं किसी बात में इख्तलाफ करता हूँ तो मैं उसी वक्त अब्बास साहब की बात को रिस्पेक्ट से सुन सकूंगा अगर मेरे जहन में ये बात होगी कि हाँ, जो मैंने सोचा है मैं गलत हूँ, मैं भी अब्बास साहब ठीक हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इस वक्त ये सबसे ज्यादा चलन है, इस वक्त खास तौर पर बहुत ही ज्यादा है कि आप हर सूरत अपने आप को दुरुस्त समझ कर बात शुरू करते हैं। और ये सिलसिला, ये मसला आपके बचपन से, आपके एजुकेशन सिस्टम से, आपके इर्द गिर्द से स्टार्ट होता है। जहां से आप जिस मजहब, जिस फिरके, जिस कौमियत में पैदा होते हैं, आपको ये एक एक दिन, अभी आपने बोलना शुरू नहीं किया होता और आपको ये बताया जाता है कि आप ना सिर्फ आप ये कि आप 100% दुरुस्त हैं, साथ ये भी बताया जाता है कि बाकी 100% गलत हैं। तो यहाँ से एक माइंडसेट डेवलप होता है जो कि बड़ी हैरत से पूछता है कि ये सारे तो गद्दार हैं तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? ये सारे तो झूठे हैं तो हम कैसे बचेंगे? ये झूठे मर क्यों नहीं जाते? तो ये इस एक्सट्रीम पर जब आप सोचेंगे तो आप कभी भी बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकेंगे। बैलेंस, इंसानी जहन ज्यादातर उसी बात पर चलता है जो वो ऑब्जर्व करता है अपने इर्द गिर्द से। तो अनफॉर्चुनेटली जो ट्राइबल माइंडसेट, ट्राइबल इन नेगेटिव मैंने में नहीं, जी, मैं ट्राइबल सोसाइटी की जो अच्छा है वो है, मैं बात कर रहा हूँ कि छोटे छोटे जो है बस ट्राइब्स अपने सर्वाइवल के लिए सोचते हैं कि यार हमारा सर्वाइव इस सूरत ही में है कि हम यूनाइट होकर रहें, बायस्ड होकर रहें, कि जो हमारे खिलाफ आए हम बजाय ये देखें कि हम में से कसूर किसका है, अपने दिफा के लिए बहुत जरूरी है कि हम सारे मिलकर उसके खिलाफ लड़ें। तो ये जो थिंकिंग है ना, जो ग्रुप्स चले, इसको मैं नाम और दे देता हूँ, ग्रुप्स में है ना थिंकिंग, उसकी वजह से ये मसला बहुत ज्यादा हो गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप्स ने आकर ये किया है कि हिडन ट्राइब्स बना दिए, हिडन ट्राइब्स ऐसे बन गए हैं कि 100 का, 200 लोगों का, हम ख्याल लोगों के ग्रुप्स बन गए। वो सिर्फ अपनी बातें ही सुनते हैं, अपनी बात ही कहते हैं, अपने ही दलाइल सुनते हैं। तो वो जो उनका मौकफ होता है वो उनका ईमान बन जाता है।
जब वो ईमान बन जाता है तो वक्त के साथ वो इतना मजबूत मजबूत बन जाता है कि दूसरी बात उन्हें इतनी अजीब लगती है कि यार इतनी स्टूपिड बात भाई ये कायम कैसे है, मेरे मेरे अलावा बाकी लोग एग्जैक्टली यही दूसरे लोग सोच रहे होते हैं। तो लिहाजा वो बैलेंस जो है ना वो क्रिएट नहीं हो पाएगा जब तक सोसाइटी ओपन नहीं होगी, जब तक हर बात खुलकर कहने की सबको आज़ादी नहीं होगी, और बात कहने का सलीका बचपन से नहीं सिखाया जाएगा। और ये तब लोगों के सामने ये सलीका आएगा जब लोगों को आज़ादी दी जाएगी कि आप बात करें। और फिर जब सारे अपनी अपनी बात करेंगे तो फिर लोगों को एक दूसरे की बात सुनने का सलीका भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप बचपन से ही बंद करके एक बात उसको 20-25 साल तक एक ही बात बताएंगे, तो उस 25 साल के बाद वो फिर कोई और बात नहीं आपसे सुनेगा, वो बाकियों को सबको किसी को नहीं, वो कहेगा बाकी तो सारे हैं ही गलत, इनको ये खत्म हो जाए। तो आप देखें ना, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग आम देखेंगे जो जिन लोगों से शदीद इख्तलाफ करते हैं। बहुत अफसोसनाक बात है कि उनमें से कोई मारा जाए, किसी के साथ कोई तशद्दुद हो जाए, जुल्म हो जाए, उस पर अफसोस तक नहीं करते। वो अंदर से और बाज़ का तो जाहिर करके फील करते हैं कि अच्छा हुआ। देखिए, दरअसल मैंने ये बात की तो बस मैं अपनी एक वीडियो प्लग इन यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की कि तनकीद करने के उसूल क्या होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसे समझ सकें तो उसे ज़रूर देखिए। फैसल भाई, अब तक आपके वक़्त का और आपकी मोहब्बत का कि जब मैं आपको ज़हमत देता हूँ, आप बड़े भाई की तरह शफ़क़त से आते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।